नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रा यस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी के वर्णमाला सेक्शन से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में दोस्तों, जिसमें कि हम लोग आज के इस वीडियो में लगभग 50 से अधिक दोस्तों क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों यदि इसमें सामान्य हिंदी का पोर्शन है दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन लगातार बनते आए हैं। दोस्तों, चलिए बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दोस्तों, तो मैं चलता हूँ स्क्रीन की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपके सामने है, वो ये है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। क्या है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शन है स ह त थ द ध ट ठ ड ढ़ और च छ ज झ। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, मतलब उनकी बोलते समय हमारी मुख से, हमारे मुंह से क्या हो, ऊष्मा निकले, मतलब गर्म हवा बाहर निकले, उनको हम लोग दोस्तों ऊष्म व्यंजन के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऑप्शन ए जो है स ह बोलते हो और आप बोल के भी देख लीजिए, तो आपके मुख से क्या होती है कि गर्म हवा बाहर निकलती है। इसी कारणवश इन चारों वर्णों को दोस्तों हम लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहेंगे। मतलब क्या है कि हिंदी के ऐसे वर्ण जिनको हम बोलते समय, उच्चारित करते समय केवल और केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, सांस का प्रयोग करते हैं, उन वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है, उनको अघोष बोलेंगे, सघोष बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे कि महाप्राण बोलेंगे। तो दोस्तों कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके सही उत्तर के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि यह क्या है, यह जो वर्ण होते हैं जिनको केवल और केवल उच्चारण करने में श्वास का प्रयोग किया जाता है, उनको बोलते हैं अघोष वर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अघोष वर्ण। उसी प्रकार दोस्तों आपके अन्य हैं, तीनों के बारे में हम अलग से जब वीडियो वर्णमाला के ऊपर बनाएंगे तो उसमें दोस्तों आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं और महाप्राण वर्ण क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अघोष वर्ण उनको बोलते हैं दोस्तों जो कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जो कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग होते हैं। जैसे क और ख ये क्या है, अघोष वर्ण है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी प्रथम वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग हैं, ये कौन से होंगे, अघोष व्यंजन होंगे। और साथ में जो सघोष व्यंजन होते हैं, ये सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं। खैर इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, फिलहाल ये जानिए कि यह जो श्वास के उच्चारण होता है वो अघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों य, र, ल, व जो यह व्यंजन है दोस्तों, यह व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। किस व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन के रूप में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्या जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब जिस ध्वनि का उच्चारण ओठ के माध्यम से किया जाए। तो आपके सामने है ऑप्शन ल,
र, स और फ। तो इन चारों ऑप्शंस में से भी दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको बिना कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे? आप इसका खुद से उच्चारण कर लीजिए और जिस वर्ण का उच्चारण करते समय आपके होंठ लगे कि होठों से इनको हम बोल पा रहे हैं, उसका आपका उत्तर सही होगा। ल बोल रहे हैं तो इसमें ल में जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। र बोल रहे हैं तो ओठ की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। स बोल रहे हैं तब नहीं पड़ रही, लेकिन फ बोलेंगे तो इसमें आपको दोनों ओठ मिल रहे हैं। इसीलिए जो यह व्यंजन होगा यह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वॉबल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में, इंग्लिश में वॉबल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो दोस्तों वॉबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम लोग अकारांत शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइएगा कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो भैया अ से लेके अ आ इ ई उ ऊ जो है यह स्वर हैं, लेकिन क से लेके ज्ञ तक क्या है? यह व्यंजन है। तो इसमें ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है, ब है जो दोस्तों यह आपके क से ज्ञ के बीच में आता है, इसीलिए यह व्यंजन है, स्वर नहीं होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह क्या होगा? सही होगा। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है प, द, ट, द और फ। तो कौन सा ऑप्शन घोष वर्ण है? तो वह दोस्तों है ऑप्शन डी। जो द है दोस्तों यह कौन सा वर्ण है दोस्तों? यह आपका घोष वर्ण है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है वर्ण को। किसको कहते हैं? वर्ण, जिसको हम लोग अक्षर भी बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि वर्णमाला किसे कहते हैं? हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा अ से लेके ज्ञ तक, अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ जो भी हमने पढ़ा है ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। तो इस वर्णमाला को क्या किसको कहते हैं? तो वर्णमाला वह होती है जो कि व्यवस्थित वर्ण समूह को दर्शाती है। मतलब अ आ इ ई का एक अपना एक निश्चित क्रम है और वो निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। तो जो वर्णमाला है वह एक व्यवस्थित वर्ण समूह है जिसको वह दर्शाती है। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? व्यवस्थित वर्ण समूह को कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया और वह सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनि मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमको कंठ की आवश्यकता पड़े, कंठ से बोले हम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क और ख, जब आप क और ख बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ध्वनि आपकी, यह आवाज क ख की आपके कंठ से आ रही है, इसलिए यह ध्वनियां क्या होंगी? यह कंठ ध्वनियां होंगी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। देखिए दोस्तों, जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं इनको बोलते समय आपकी जो जिह्वा होती है वो पीछे की तरफ मुड़ती है। तो आप इसमें से बोल लीजिए ड। जैसे ही ड बोलेंगे आप तो आपकी जिह्वा पीछे की तरफ मुड़ेगी। ढ भी बोलने के लिए आपकी जो जिह्वा है, जो जीभ वो पीछे की तरफ मुड़ेगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या होगा? सही है। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ओष्ठ पूछे, दंत्योष्ठ पूछे आपका, उसके अलावा आपके कई प्रकार के वर्ण है, कंठ वर्ण है, यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन है, तो जो भी व्यंजन है इस प्रकार के पूछे तो उसको सही करने का सिंपल तरीका है कि आप खुद से बोल लीजिए। आप जैसे ही बोलेंगे आपको उत्पत्ति स्थान का पता चल जाएगा और आप उस उत्तर को सही कर लेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से
अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण मतलब जिसको बोलने में कम समय लगे, कम वायु लगे, वह अल्प प्राण होता है। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे वह महाप्राण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, क और ग। क और ग को आप आसानी से जल्दी से बोल लेते हैं, इसको बोलने में कम समय लगता है। वहीं पर ख और घ जब आप बोलते हैं तो इनको बोलने में समय ज्यादा लगता है। तो जिन वर्णों को बोलने में समय ज्यादा लगेगा वह आपके महाप्राण वर्ण होंगे, और जिन वर्णों को बोलने में समय कम लगेगा वह कौन से वर्ण होंगे? अल्प प्राण वर्ण होंगे। फ भ इनको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, थ ध इनको बोलने में ज्यादा समय लगेगा, अ आ तो ये सभी जो है यह महाप्राण है। लेकिन अल्प प्राण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क और ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? मतलब कौन सी ऐसी विकसित ध्वनियां हैं जो कि नवीन विकसित है, नई नई विकसित हैं? तो वह है दोस्तों आपकी ख और ग ध्वनि, जिसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म। म क्या है दोस्तों? यह क्या है? एक घोष वर्ण है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घोष वर्ण क्या है निम्नलिखित में? म एक घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। मतलब कोई एक ऐसा होगा, यदि व्यंजन है तो क्या होगा भैया? वह स्वर होगा। तो ऐसा कोई इसमें आपको वर्ण ढूंढना है जो कि स्वर हो। तो आपके सामने पहला ही उत्तर दिखाई दे रहा है, उ। उ क्या है? स्वर है। तो क से ज्ञ के बीच में जो वर्ण हैं वह व्यंजन होते हैं, बाकी अ से लेके जो री तक है वह क्या है? आपके स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? मतलब किसको हम ओठ से नहीं बोलेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जितने आपके प बोल लीजिए, ब बोल लीजिए, चाहे म बोल लीजिए, इनको बोलने में आपके होंठ मिलेंगे, इसलिए यह ओष्ठ्य वर्ण है। लेकिन जो नहीं है वह है त। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है मूल रूप में। तो मूल रूप में जो वर्णों की संख्या दी गई है वह कितनी मानी गई है? 52। आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, नासिक्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके बोलते समय हमको नाक की आवाज, नाक की आवश्यकता पड़े, वो नासिक्य व्यंजन है। तो जैसे ण बोलेंगे आप, तो ण बोलने में आपका जो है वह वर्ण क्या होगा? नाक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ए वर्ण जो है दोस्तों यह आपके कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालव्य का मतलब वे वर्ण जिनको बोलते समय हमको कंठ की आवश्यकता पड़े और हमारा जो जीभ है वह तालु के ऊपर सटे। तो ए और ए आप जब बोलते हैं तो हमको तालव्य और क्या बोले? हमको कंठ से इनकी आवाज आती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हिंदी में आपको री मिल जाएगा, क्री मिल जाएगा, ड मिल जाएगा, लेकिन श्री आपको हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं प्रदान किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा दिल्ली। दिल्ली शब्द में क्या है? द्वित्व व्यंजन प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सौ 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 ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसी को घुमा के पूछ दिया है भैया। तो यह हमने पढ़ा था कि यह उष्म संघर्षी व्यंजन था, तो उष्म व्यंजन है, क्योंकि इनके बोलते समय हमारे मुख से उष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि छ जो ध्वनि है यह किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो है दोस्तों यह एक संयुक्त वर्ण है। आप लोगों को संयुक्त वर्ण पढ़ाया गया होगा। संयुक्त वर्ण वे वर्ण होते हैं जो कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उनको संयुक्त वर्ण बोलते हैं, और छ इसी प्रकार का वर्ण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदी शब्दकोश में
छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वह आता है आपका कौन से क्रम के बाद भाई बताइए? छ, त्र और ज्ञ किस वर्ण के बाद आएगा भाई? छ, त्र, ज्ञ। तो भैया देखिए ये जो छ है, ये झ है, त्र, ज्ञ, तो ये किसके बाद आएगा? यह आएगा ऑप्शन नंबर 1 क के बाद। किस वर्ण के बाद आता है? यह क के बाद आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी ये तुम लोग पहुंच गए दूसरे क्वेश्चन पेपर पे, कोई नहीं, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है दोस्तों कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों ये जो ज्ञ वर्ण है यह भी आपका क्या है? यह एक संयुक्त वर्ण है और यह बना है ऑप्शन नंबर बी ज और ण के नाम से, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों ये जो स है ऑप्शन नंबर डी, यह क्या है? यह एक अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि घ का स्थान कौन सा है? तो भैया जब आप घ को बोलेंगे तो पता चलेगा ये आपके कंठ से इसकी क्या हो रही है? आवाज निकल रही है, इसलिए यह है कि क्या है? कंठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने ज्ञ को बताया था जो कि ज और र के जोड़ के बना था दोस्तों, इसीलिए यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब उसको बोलते समय हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वो दांत को स्पर्श नहीं करती है। तो आप त बोलिए, न बोलिए, द बोलिए, इन तीनों में आपकी जिह्वा नाक से स्पर्श करे, सॉरी दांत से स्पर्श करेगी, लेकिन जब त बोलेंगे तो उसमें स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अमानक वर्ण है जो कि मानक नहीं है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बाकी जो अन्य है यह मानक वर्ण है, चाहे ख हो गया, ध हो गया, भ हो गया, यह मानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि जो छ वर्ण है यह किसके संयोग से बना है? अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि छ जो है यह एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण किसको बोलते हैं? जो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बने। तो जो संयुक्त वर्ण छ है यह बना है क और स से। किससे बना है? क और स के मिलने से छ वर्ण बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यह संख्या है कुल कितनी? 11 है। कितनी भाई? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 निर्धारित की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो भैया स्वर आपको पता है जो क से ज्ञ के बीच में होगा वह स्वर नहीं होगा, वह क्या होगा? वह आपका व्यंजन होगा। तो जो ज है वह क से ज्ञ के बीच में आता है, इसीलिए यह स्वर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो आप पढ़ लीजिए, जो घ है दोस्तों वह ट वर्ण का नहीं है, यह किसका है? क वर्ग का है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? हर एक वर्ण के 5 अक्षर हैं, हर एक वर्ग में से क वर्ग है, ट वर्ग है, अपने अपने वर्ग में प वर्ग है, तो इन चीजों के अपने अपने वर्ग हैं, उनमें लाइन में आने वाले सभी उस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, अभी स्वरों की संख्या हमने पढ़ी 11 थी, अब व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो वह है आपका आ क्या है? यह एक पश्च स्वर है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही होगा। आप लोग भी बताते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। देखिए रिवीजन करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? तो वह बनाया जाना चाहिए खड़ी चौपाई को हटाकर। यदि हमको खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से बनाना है तो जो खड़ी पाई है उसको हमको हटाना पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो दोस्तों विसर्ग से बना शब्द जिसमें विसर्ग चिन्ह हमको दिखाई दे। विसर्ग चिन्ह मतलब ये जो दो डॉट होते हैं इनको हम लोग विसर्ग का चिन्ह बोलते हैं। और आपके निह स्पृह जो है दोस्तों इसमें विसर्ग का चिन्ह हमको मिलता है, इसलिए यह कौन सा शब्द है, विसर्ग शब्द। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। तो भैया जो आपका व्यंजन नहीं होगा वो स्वर होगा। तो आपको सबसे पहले ही दिखा गया ऑप्शन नंबर ए में जो अय है, ए अय, यह क्या है, स्वर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन अभी हमने बताया था शुरू में ही कि य र ल व, हमने य र ल व की चर्चा अभी आपके एग्जाम में भी सबसे पहले ही क्वेश्चन आया था कि य र ल व निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यंजन है। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन थे, तो इसमें से आपको यह ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो ओ का उच्चारण स्थल है वह कौन सा है। मतलब ओ को जब हम बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं, दंत है कि मूर्धा है कि आपका, फिर ऑप्शन में दंत दे दिया गलती से कि कंठोष्ठ है। तो आप जब ओ बोलते हो तो आपको पता चलता है कि ओ बोलते समय आपको कंठ और ओठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह क्या है, कंठोष्ठ है। मतलब कंठ और ओष्ठ की दोनों की आवश्यकता पड़ रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जैसे ही आप च और छ बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो जीभ है वह तालु से टच कर रही है। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ तालु से टच करे वह वर्ण तालव्य होते हैं, तालु वाले वर्ण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क, ग, ज और जो ये फ ध्वनियां हैं यह किस प्रकार की ध्वनियां हैं। संस्कृत की हैं कि अरबी फारसी की हैं कि अंग्रेजी की हैं कि दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो ये जो क, ग, ज और फ है यह अरबी फारसी ध्वनियां हैं जिन्हें हिंदी में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तालव्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है। तो भैया तालव्य व्यंजन जो कि तालु के जिनमें बोलते समय जीव जो है तो तालु में सट जाए। तो भैया आपके सामने च, छ, ज, झ इनको आप बोलेंगे तो आपका जीभ क्या होगा, तालु में सटेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो घोष नहीं है वह वर्ण है आपका त। जो त वर्ण है यह घोष नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। मतलब इसमें आपको निकालना है इसमें री शब्द नहीं है। तो दोस्तों आज पढ़ोगे तो आज में कहीं पे भी री शब्द नहीं है, जबकि कृष्ण में क्री में री है, दृष्टि में री है, कृपा में री है, बाकी में डी में आज में री नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलते दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। तो दोस्तों वे ध्वनियां जो स्वर के बाद में आने वाली नासिक को ध्वनियां होती हैं। मतलब ऐसी ध्वनियां कि जो स्वर के बाद में आए और वो ध्वनियां नासिक के, मतलब उनका उच्चारण नाक से किया जाता हो, उन ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनियां कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। अगला प्रश्न है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ और औ जो जिस प्रकार के वर्ण हैं दोस्तों वह है कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओठ दोनों की जरूरत पड़ेगी इनको बोलते समय, इसीलिए यह जो वर्ण है यह क्या है, कंठोष्ठ वर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्ण हैं जिसमें 11 स्वर हैं और 33 क्या हैं, व्यंजन हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं आपके दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, इन तीनों प्रकार में जो हैं वो स्वर ध्वनि के प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो ब वर्ण है इसका वैशिष्ट्य क्या है। तो इसका वैशिष्ट्य है कि ये दंतोष्ठ ये हैं, स्पर्श व्यंजन है, अल्प प्राण है, घोष हैं और निर्नुशासिक हैं।
इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है, कौन सा ऐसा स्वर है जो कि अर्ध स्वर है, तो वह है आपका य र ल व में से जो य आता है दोस्तों, यह क्या है, यह अर्ध स्वर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महाप्राण जो ध्वनियां हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं दोस्तों, महाप्राण ध्वनियां उन ध्वनियों को कहते हैं जो कि किसी भी वर्ग में दूसरे और चौथे स्थान पे आती हैं। जैसे हमने क ख ग घ लिखा, तो इस ख जो है और जो घ है दोस्तों, यह महाप्राण ध्वनियां हैं, और जो क और ग है यह महाप्राण नहीं है बल्कि यह अल्प प्राण है। जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, ज्यादा वायु लगे, वो महाप्राण है। जिनको बोलने में कम समय लगे, कम वायु लगे, वो अल्प प्राण। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है भाई भाषा की, वह है ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो भैया वह व्यंजन है च, क्योंकि च वर्ग के पहले नंबर पे आता है। तो पहला और तीसरा यह क्या है, यह अल्प प्राण व्यंजन कहे जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा ऐसा वर्ण है भाई जो कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो आप बताइए जल्दी से, कौन सा ऐसा व्यंजन है। आपके सामने ऑप्शन है क, ट, च और य। दोस्तों ये य जो है यह अंतस्थ व्यंजन में आता है। य र ल व हमने आपको बताया था, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी, मतलब जिनका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं। तो क और ख जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी आवाजें कंठ से निकलती हैं, इसलिए यह क्या है, कंठ ध्वनि है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि वर्णमाला का जो व्यवस्थित समूह मिलता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदी में जो स की ध्वनि है यह किस प्रकार की ध्वनि है। तो स आप कैसे बोलते हैं, स बोलते समय आपकी जीभ जो है वो तालु में सटती है, इसलिए यह क्या है, तालव्य वर्ण है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा ऐसा वर्ण है दोस्तों जो कि ओष्ठ नहीं है, मतलब इसको बोलने में होंठ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो डी है आ, इसको बोलने में हमको ओठ की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। उसके अलावा म उ बी ब बोलेंगे तो आपको होंठ की जरूरत पड़ेगी, तो इसके अलावा जो आ है उसमें नहीं पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण ध्वनि तो वह कौन सा समूह है दोस्तों, तो वह है च, झ और ण। जो दोस्तों यह क्या है, यह आपके अल्प प्राण ध्वनियों के समूह में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, मतलब वर्ण जो है शब्द का इसका कौन सा अर्थ नहीं होता दोस्तों, तो वर्ण शब्द का आकाश अर्थ नहीं होता। वर्ण का मतलब रंग होता है, सही बात है। वर्ण मतलब जाति होती है, ये भी ठीक है। वर्ण मतलब अक्षर है, ये भी बात सही है। लेकिन वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता, ये बात क्या है, 100% सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो जो त वर्ण है दोस्तों यह क्या है, घोष नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा गया है। तो ऐसी ध्वनियां जो कि स्वर के बाद आए और नासिक को ध्वनियां हो उनको अनुस्वार ध्वनियां कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों कि किस शब्द में री शब्द नहीं है। तो दोस्तों वह जो है रिवाज, रिवाज में दोस्तों जो ऋषि वाला री है वह शब्द नहीं है। इसमें र ई वाला जो ई की मात्रा यहाँ पे मिलती है, जबकि री की मात्रा नहीं मिलती, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी कृपा में, दृष्टि में और कृष्णा में री शब्द स्वर है, लेकिन रिवाज में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह क्या होगा, सही होगा। और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है, मतलब जिसको हम लोग दांत की, जिसमें बोलते समय जो दांत है वह जीभ जो है दांत से सटे, तो वो होगा
तो बोलते समय आपकी जीवा दांत से स्पर्श करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपके इन 67 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की सहायता मिली हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।